हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द संकल्प एकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो चलिए आपकी पढ़ाई को और बेहतर बनाने के लिए आज आपसे कुछ नया और अच्छा डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो आज की क्लास आपकी होगी कुछ इम्पोर्टेंट इडियम और फ्रेजेस की जो लगभग आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप सभी लोग अच्छे से तैयार हो जाइए। आज की क्लास बहुत ही अच्छे से एंजॉय के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर बात करें इडियम की तो इडियम आपके एग्जाम में दो पैटर्न पे पूछे जाते हैं। पहला पैटर्न कुछ ऐसा होता है कि आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा, जिस सेंटेंस में आपको इडियम या जो फ्रेज होगा लिख दिया जाएगा। आपको जब सेंटेंस वाला इडियम आता है तो उसमें आपको एक फायदा होता है कि आप उस सेंटेंस को पढ़िए, उसका मीनिंग निकालिए। तो उसका मीनिंग निकालने से आप उस इडियम फ्रेज का अर्थ पता कर लेंगे, तो आराम से आप उसका जो राइट ऑप्शन होगा आप पता कर लेंगे। अच्छा, जो सेकंड टाइप होता है आपका वो क्या होता है? सेकंड टाइप जब आपका इडियम एग्जाम में पूछा जाता है तो ऐसा कुछ वर्ड आपको लिख दिए जाएंगे और जो वर्ड आपके सामने आएंगे उसी वर्ड के 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। अच्छा, जब वर्ड वाला आपका जो इडियम आएगा उसका मीनिंग या राइट ऑप्शन आप केवल तभी बता पाएंगे जब आपको उस इडियम का मीनिंग पता होगा या आपने पहले से तैयार किया होगा। तो चलिए देखते हैं कुछ इडियम को। आप सभी लोग बिल्कुल तैयार रहिएगा, आपके सामने आपके इडियम आ गए, देखिएगा। चलिए देखिए, पहला इडियम आपके सामने आया है, होल्ड योर हॉर्सेस। ध्यान से देखना सभी लोग, बहुत बढ़िया इडियम है, पेपर में आया हुआ इडियम है, होल्ड योर हॉर्सेस। अगर बात करें इसके मीनिंग की तो इसका मतलब होता है विद अ मोमेंट स्लो डाउन, यानी कि इंतजार करना, धैर्य करना, या मतलब किसी काम या प्रोसेस को धीमा कर देना, उसको आप कहेंगे होल्ड योर हॉर्सेस। अच्छा, अगर बात करें इस इडियम को आप हमेशा याद रखें क्योंकि आपसे क्या बोला, आपकी क्लास बहुत ही एंजॉयफुल होगी। तो देखो इस इडियम को आप कैसे याद रख सकते हैं, बड़े आराम से समझना, बिल्कुल अच्छे से हंसते हंसते। यहाँ पर लिखा हुआ है होल्ड योर हॉर्सेस, तो आप देखोगे लिखा हुआ है होल्ड योर हॉर्सेस। जैसे आपने देखा होगा कि जो हॉर्स की रेस होती है, घोड़े की दौड़ की जाती है, तो जब घोड़े को दौड़ाया जाता है तो उसकी जो रोप होती है यानी कि रस्सी, उसको खींचा जाता है तो घोड़ा बहुत तेजी से दौड़ता है। लेकिन अगर आप घोड़े की जो रोप होगी, जो रस्सी होगी, उसको अगर आप होल्ड कर देंगे यानी कि आप ढीला कर देंगे, उसको छोड़ देंगे, तो जो हॉर्स होगा वो धीमे धीमे रुक जाएगा यानी कि स्लो हो जाएगा। तो आप इस इडियम को बड़े आराम से याद कर सकते हैं, होल्ड योर हॉर्सेस, यानी कि हॉर्सेस की जो रोप है, जो रस्सी है, उसको होल्ड कर देंगे। तो जैसे ही आप उसको होल्ड करेंगे यानी कि जो हॉर्स होगा स्लो डाउन हो जाएगा, धीमा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि धैर्यवान होना, इंतजार करना या स्लो डाउन होना। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, देखना सभी लोग। लिखा हुआ है प्लीज होल्ड योर हॉर्सेस, 3 people are already in the queue before you। मतलब बात की गई है कृपया आप थोड़ा धैर्य बनाए रखिए। यहाँ पर 3 people are already in the queue before you, क्योंकि बात की गई है 3 लोग आपसे पहले ही लाइन में लगे हैं। तो यहाँ पर बात की गई है आप थोड़ा रुकिए, इंतजार करिए, थोड़ा धैर्य रखिए। तो यहाँ पर आप बड़े आराम से होल्ड योर हॉर्सेस का मीनिंग बता दें। अच्छा, सेकंड इडियम देखते हैं इसी के साथ, बहुत बढ़िया इडियम है आपके लिए, बहुत ध्यान से देखना। टंग इन चीक, क्या बात है, बहुत बढ़िया इडियम। टंग इन चीक का मतलब होता है, अगर बात करें मजाकिया, एज अ जोक, मजाक करने वाले व्यक्ति को कह सकते हैं आप, ठीक है ना। तो टंग इन चीक का मतलब हो गया मजाकिया। अच्छा, इसको भी हमेशा के लिए याद कर लेते हैं। चलो, तो आपने देखा यहाँ पे लिखा हुआ है टंग, टंग का मतलब पता है जीभ, और चीक की बात करें ये भी आपको पता होता है, यानी कि चीक मतलब गाल की बात होगी। इसमें कुछ नहीं है, ये इडियम एक फेशियल एक्सप्रेशन के बारे में बताता है। कैसे?
जैसे बात की जाए टंग इन चीक, तो यहाँ पर जो हमारी टंग होती है तो जीभ होती है, और हमारी जो चीक ये गाल होते हैं। मतलब टंग से चीक को एक तरह से अपसाइड करना, जैसे ऐसा कुछ फेशियल एक्सप्रेशन होता है, ऐसे आप कर सकते हैं। मतलब एक मजाक होता है, मतलब अपनी टंग से अपनी जो चीक होती है उसको एक तरह से फुलाना आप कर सकते हैं, या उसको अपसाइड कर सकते हैं। मजाक में जीभ से टंग को अपसाइड करना टंग इन चीक हो गया। जैसे आप एक फेशियल एक्सप्रेशन होता है मजाक करने का, तो आपका हो गया टंग इन चीक। अच्छा, इसका एक एग्जाम्पल देखें तो लिखा हुआ आपके सामने, वन ऑफ द स्पीकर, कह रहा जो स्पीकर में से कोई एक स्पीकर एट द बिजनेस, कह रहा बिजनेस कॉन्फ्रेंस में gave a tongue-in-cheek speech about the current economic condition of the country। तो कितनी बढ़िया बात की गई है कि जो स्पीकर हैं उन्होंने, मतलब किसी एक स्पीकर ने बिजनेस कॉन्फ्रेंस में एक ऐसा भाषण दिया है, जब लिखा हुआ है टंग इन चीक, मतलब जो भाषण दिया है वो एक मजाक में दिया है। किसके बारे में? करंट इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री, मतलब देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर जो स्पीच दिया है, बहुत ही मजाकिया स्पीच दिया है। अच्छा, तो उम्मीद करते हैं दोनों इडियम आप समझ गए होंगे। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इडियम। तो देखिएगा, नेक्स्ट इडियम है आपका लिखा हुआ है टू क्राई वुल्फ। टू क्राई वुल्फ का मतलब होता है, अगर इसके हिंदी मीनिंग की बात की जाए तो इसका मतलब होता है किसी को गलत सूचना देना, कोई झूठी अफवाह फैला देना। ठीक है, तो इसका मतलब होता है गलत सूचना देना। इंग्लिश मीनिंग लिखा हुआ है टू गिव फॉल्स अलार्म। अच्छा, इसको आप याद रख सकते हैं बड़े आराम से। लिखा हुआ है टू क्राई वुल्फ। क्राई मतलब क्या हो गया? चिल्लाना। वुल्फ मतलब आपको पता ही होता है भेड़िया की बात की गई। क्राई मतलब चिल्लाना, वुल्फ मतलब भेड़िया। मान लीजिए कोई भेड़िया चिल्ला रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो आपको गलत सूचना दे रहा है, गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है। क्योंकि भेड़िया आपको कोई अच्छी सूचना या कोई आपको बिल्कुल एग्जैक्ट सूचना तो देगा नहीं। तो आप बिल्कुल आराम से हंसते हंसते इसको याद कर लीजिए कि भेड़िया चिल्लाया मतलब गलत सूचना मिल रही है आपको। इसका मतलब हो गया कोई आपको गलत सूचना दे रहा है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल लिखा हुआ है द रिपोर्ट दैट द फैक्ट्री वुड बी क्लोजिंग वाज अ फॉल्स अलार्म। मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो एक रिपोर्ट आई है, क्या रिपोर्ट है कि फैक्ट्री वुड बी क्लोजिंग, कह रहा भी है यहाँ पे जो फैक्ट्री है वो बंद हो जाएगी। ये जो सूचना दी गई है ये आपकी कैसी है? वाज अ फॉल्स अलार्म। ये जो सूचना दी जा रही है ये गलत सूचना है कि फैक्ट्री बंद हो जाएगी, यानी कि फैक्ट्री बंद नहीं होगी। ये फॉल्स अलार्म है, यानी कि गलत सूचना है। नेक्स्ट इडियम है आपका टू बी स्नोड अंडर। ये बहुत ही बढ़िया इडियम है आपका, बहुत ध्यान से समझना इसको। इसका मतलब होता है किसी काम में बहुत ज्यादा व्यस्त होना। ठीक है, किसी काम में बहुत ज्यादा व्यस्त होना, या आप ये कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा काम करना। ठीक है, टू बी स्नोड अंडर, इसको भी देखो थोड़ा सा याद करने की कोशिश करते हैं। लिखा हुआ है स्नो। स्नो मतलब आप जानते हैं बर्फ की बात की गई है। अंडर मतलब आपको पता ही होता है कवर हो जाना, यानी कि जब ठंडे प्रदेशों में हैवी स्नोफॉल होता है, बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है। ठीक है, ब्लिजार्ड, बर्फीले तूफान आप कह सकते हैं। तो उस कंडीशन में आपने देखा होगा जो कार्स होती हैं, हाउसेस होते हैं, रोड्स होती है, सारी जो होती है वो स्नो से बिल्कुल कवर हो जाती है। उस दौरान जो लोग घर में होते हैं या ऑफिस में होते हैं वहीं पर रुक जाते हैं। ठीक है, कहीं पर एक तरह से ट्रैवलिंग बंद कर दिया जाता है। तो उस दौरान में जो लोग ऑफिस में होते हैं, कंपनी में होते हैं, वो अपने काम को बहुत ज्यादा कर लेते हैं क्योंकि कहीं पर आ जा नहीं सकते हैं। तो उसी को बोला जाता है टू बी स्नोड अंडर। का मतलब होता है कि स्नो, जब बर्फ बहुत ज्यादा पड़ती है यानी कि हैवी स्नोफॉल होता है, उस कंडीशन में जो लोग जहां पर होते हैं वहीं रुककर बहुत ज्यादा काम करते हैं। ठीक है, तो आराम से याद कर लेना स्नो अंडर। अच्छा, इसका इडियम देखते हैं। इस इडियम का एग्जांपल लिखा हुआ है डू नॉट एवर स्नो अंडर योर एम्प्लॉइज अनलेस यू विश टू फायर एनी ऑफ देम। मतलब बात की गई है कि डू नॉट स्नो अंडर योर एम्प्लॉइज, की आपके जो एम्प्लॉइज हैं यानी कि आप उनसे हमेशा ज्यादा काम मत करवाएं, या जो ज्यादा काम करते हैं तो कहीं ऐसा ना हो, मतलब काश ऐसा हो कि टू फायर एनी ऑफ देम, कहीं आप उन पर गुस्सा दिखाएं, भड़क जाएं। तो बड़े आराम से याद रखना कि स्नो अंडर की मतलब यहाँ पर बात की गई है किसी काम में बहुत ज्यादा व्यस्त होना।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, यानी कि नेक्स्ट वीडियो से मिलते हैं आपके। देखिएगा सभी लोग। हाँ, तो नेक्स्ट वीडियो आपके सामने आ चुका है, बहुत बढ़िया इडियम है, देखो ध्यान से। क्या लिखा है? ड्रैग योर फीट। ये कभी कभी एग्जाम में अगर बात करें फीट की जगह यहाँ पर हील्स भी लिखकर आ जाता है, आप याद रखना, कभी कभी हील्स भी आपका लिख के आ सकता है, ठीक है। तो आप टेंशन बिल्कुल ना लेना, क्योंकि फीट आए या हील्स आए, मीनिंग आपका जो होगा वो सेम हो जाएगा। अच्छा, इसको समझते हैं। ड्रैग योर फीट या हील्स का मतलब होता है किसी काम को बहुत धीमे धीमे करना, यानी कि उस काम को करने का आपका मन नहीं है, आप लेकिन उसको कर रहे हैं, बेमन से काम करना आप कह सकते हैं, बहुत धीमे धीमे काम करना, क्या ठीक है। अच्छा, देखते हैं कैसे याद रखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है ड्रैग योर फीट। फीट का मतलब हो गया पैर से, ड्रैग मतलब होता है आपको पता ही होगा पैर घसीटना। जैसे आपका काम करने का मन नहीं है और आपसे कह दिया जाए कि कोई काम करना है, तो आप बिल्कुल धीमे धीमे जाएंगे, बिल्कुल पैर घसीटते हुए, काम करने का मन नहीं है, तो उसी को कह दिया जाता है ड्रैग योर फीट, यानी कि जो पैर है उनको घसीटते हुए चलना, यानी कि इसका मतलब क्या हो जाएगा कि बहुत धीमे धीमे काम करना, ठीक है। अगर आप अच्छे से काम करेंगे तो आप बिल्कुल आपका जो फुट स्टेप होगा बहुत ही एक्टिव होगा, आप फास्ट चलेंगे। लेकिन यहाँ पर बात कीजिए ड्रैग मतलब पैर को बिल्कुल घसीटते हुए चलना, बेमन से काम करना, यानी आप कह सकते हैं किसी काम को बहुत धीमे करना, स्लोली स्लोली कोई वर्क करना। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, लिखा आपके सामने। The government has been dragging its feet in bringing up a bill in the parliament on the land acquisition। बात ये की गई है कि जो सरकार है has been dragging its feet, मतलब एक बिल है जो पार्लियामेंट में लाना चाहती है, उस बिल को लाने के लिए बहुत धीमे धीमे काम कर रही है, मतलब बहुत स्लो वर्क कर रही है, डेट पे डेट बढ़ाती जा रही है। मतलब ये हुआ, देखो साफ साफ लिखा, आप यहाँ पर समझे, ड्रैगिंग इट्स फीट की गवर्नमेंट जो पार्लियामेंट में बिल ला रही है, यानी कि जो लाना चाहती है, यानी कि किसके ऊपर, लैंड एक्विजिशन, जो एक तरह से भूमि अर्जन है उसका जो बिल है, उसके लिए सरकार क्या कर रही है, बहुत धीमे धीमे वर्क कर रही है, या उस बिल को लाने की जो प्रोसेस है उसकी वो बहुत धीमी है। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे ड्रैगिंग या ड्रैग योर फीट। अच्छा, नेक्स्ट इडियम है, इसी के साथ नेक्स्ट इडियम आपका लिखा है ब्रिंग होम। बहुत बढ़िया, ये इडियम तो आपको खुद ही पता चल रहा है। ब्रिंग होम का मतलब होता है किसी को समझाना, कन्वेंस करना, साफ लिखा हुआ है ब्रिंग होम। जैसे मान लो कोई व्यक्ति नाराज होकर घर से चला जाए और आप उसको मनाने के लिए गए कि चलो वापस घर चलो, तो इसका मतलब क्या हुआ, ब्रिंग मतलब लाना, होम मतलब घर। जब आप किसी नाराज व्यक्ति को घर लाएंगे तो उसको बड़ा समझाएंगे, कन्वेंस करेंगे, है ना। तो ब्रिंग होम का मतलब हो जाएगा किसी को समझाकर घर लाना। ऐसे याद कर लेना, ब्रिंग मतलब लाना, होम मतलब घर, यानी घर लाना, किसी को समझाना पड़ेगा कि चलो कोई बात नहीं, नाराजगी छोड़िए, घर चलिए। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल लिखा हुआ है इट वॉज, ब्रिंग का या फिर थर्ड फॉर्म है, ब्रॉट होम टू मी वेरी क्विकली व्हाट दैट मीन। यहाँ पर बात की गई है इट वॉज, यानी कि जो भी है, टू मी वेरी क्विकली, कह रहा भैया बहुत जल्दी, एक तरह से जो किया है, व्हाट दैट मीन, इसका जो मतलब है ये बहुत ही जल्दी समझना था, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो गया इट वॉज ब्रॉट होम, जो दिया गया इसका मतलब हो जाएगा समझने की बात की गई, जो उसका अर्थ है, उसका क्या अर्थ निकलना है, उसको बहुत ही जल्दी समझना। अच्छा, चलिए इसी के साथ देखते हैं आपका जो नेक्स्ट वीडियो होगा, उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो वीडियो आए थे आप उनको समझ गए होंगे, और नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, तो चलिए देखिएगा, जो आपने अभी पढ़े हैं वो क्लियर होंगे। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। लिखा हुआ है फेयर सेक्स, बहुत ही छोटा सा वीडियो है। फेयर सेक्स का मतलब होता है महिला जाति। फेयर सेक्स का मतलब होता है कि महिला जाति की बात की गई है। बड़े इजीली याद कर लो, जैसा आपको सही लगे। सेक्स का मतलब है कि यहाँ पर जेंडर की बात की गई है, तो फेयर सेक्स का मतलब हो जाएगा महिला जाति की बात करना या महिला जाति के बारे में कोई डिस्कशन करना। तो फेयर सेक्स का मतलब होता है विमेन और गर्ल्स, आपका हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, इसका एक लिखा है आपके सामने। एग्जाम्पल है दिस फर्स्ट ह्यूमन ऑफ द फेयर सेक्स वाज नेम्ड पैंडोरा। मतलब बात ये की गई है
यानी कि जो पहला मनुष्य है मैना जाति का, उसका नाम क्या था? पैंडोरा। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि फेयर सेक्स का जो मतलब है यहाँ पर बात की गई है मैना जाति की। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे फेयर सेक्स मतलब मैना जाति। नेक्स्ट इडियम है आपके सामने अडाम्स एल, या आ सकता है अडाम्स वाई। बहुत बढ़िया इडियम है। इसका मतलब होता है, हिंदी बात करें तो इसका मतलब होता है साधारण पानी। अडाम्स एल या अडाम्स वाइन का मतलब होता है साधारण पानी। तो आप इसको कह सकते हैं इंग्लिश में कॉमन वाटर। देखो अगर इसको याद करें, बात की जाए तो अडाम एक व्यक्ति का नाम है, और यहाँ पर पहली बात तो आप वाइन से ही याद कर लो कि जो वाइन होती है वो एक लिक्विड होता है। लिक्विड मतलब वाटर हो गया, जैसा पैटर्न लगे बस याद हो जाना चाहिए हमें। वाइन लिक्विड, लिक्विड मतलब वाटर हो गया। यानी कि अडाम एक व्यक्ति थे जो अपने गार्डन में बैठ के ग्लास में बढ़िया ठंडा सा पानी पिया करते थे। जब इनके पास ना तो बियर होती थी ना वाइन होती थी, तो उस टाइम केवल ये जो पानी होता था ठंडा पानी पिया करते थे एज अ वाइन की तरह। तो इस इडियम को नाम दे दिया गया अडाम्स एल या वाइन, जिसका मतलब होता है साधारण पानी। याद रखना वाइन, वाइन होता है लिक्विड, और लिक्विड का मतलब हो जाएगा पानी। तो आप इसको आराम से याद कर लेना, यानी कि साधारण पानी। इसका बढ़िया सा एग्जाम्पल देखते हैं आपके सामने है। इफ द किड्स फील टायर्ड, यानी कि जब बच्चे महसूस करते हैं कि वो टायर्ड हैं, थक गए, यानी कि लेट देम हैव अ ग्लास ऑफ अडाम्स एल फ्रॉम द टैप। यानी कि जब बच्चे महसूस करते हैं कि टायर्ड है, थक गए हैं, तब उनको दे देना चाहिए ग्लास ऑफ अडाम्स एल। देखो कितनी बढ़िया बात की है। यहाँ पर आप वाटर भी लिख सकते थे, लेकिन यहीं पर आपको लिख दिया कि बच्चे थक गए तो उनको ग्लास ऑफ अडाम्स एल यानी कि एक गिलास पानी दे दिया गया फ्रॉम द टैप, यानी कि नल से एक गिलास बच्चों को पानी दे दिया गया। तो ये दोनों इडियम आप समझ गए होंगे। ठीक है, इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट इडियम आपके सामने है, देखिएगा ध्यान से। चलिए तो देखिए इडियम है बिहाइंड क्लोज्ड डोर। इसका मतलब होता है गुप्त रूप से। अगर इस इडियम की हिंदी मीनिंग की बात की जाए तो इसका मतलब होता है गुप्त रूप से। तो पहली बात अगर बात करें इस इडियम को, तो आप लोग पहले ही समझ गए होंगे, आपने अपना पहले ही कोई ट्रिक सोच लिया होगा। देखो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, क्या लिखा है? बिहाइंड पीछे, क्लोज बंद, डोर मतलब दरवाजा हो गया। यानी कि जब कोई भी आपने देखा होगा सीक्रेट प्लान बनता है, कोई भी सीक्रेट मीटिंग होती है, तो हमेशा गेट बंद करके मीटिंग और प्लान बनाया जाता है, ताकि उस प्लान और मीटिंग के बारे में सभी को पता ना चले। तो आप समझ गए होंगे बिहाइंड मतलब हो गया पीछे, क्लोज मतलब हो गया बंद, डोर मतलब हो गया दरवाजा। कि जब कोई पर्सन कोई भी मीटिंग या प्लान बनाता है तो हमेशा दरवाजे को बंद कर लेता है। चलिए आइए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। A lot of meetings are held behind closed doors। देखो क्या लिखा हुआ है? Behind closed doors in order to prevent the public from knowing what is discussed। देखो बात की गई है कि ज्यादातर जो मीटिंग होती है वो हमेशा एक तरीके से गुप्त रूप में या गुप्त तरीके से की जाती है, ताकि जो प्रिवेंट यानी कि दूर रहे, आपकी पब्लिक से दूर रहे, सभी को पता ना चले यहाँ पे फ्रॉम नोइंग व्हाट इज डिस्कस, की जो डिस्कशन हुआ है वो क्या किया गया है। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया यानी कि गुप्त रूप से कोई भी मीटिंग या कोई भी प्लान आपका बनाया जा रहा है। नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने एन आफ्टरनून फार्मर। बहुत बढ़िया है, एन आफ्टरनून फार्मर। इसका मतलब होता है बहुत ही आलसी व्यक्ति जो काम ही ना करे, सुस्त पड़ा रहे। तो आप इसको कैसे देख सकते हैं, लिखा हुआ है लेथार्जिक, या आप कह सकते हैं लेजी पर्सन मतलब होता है, हिंदी मतलब हो गया बहुत ही आलसी व्यक्ति। इसे याद कैसे रखेंगे? देखो साफ लिखा हुआ है एन आफ्टरनून फार्मर। आफ्टरनून का मतलब हो गया कि दोपहर की बात की जा रही है। फार्मर का मतलब होगा आपको पता ही है किसान। यानी कि आपने देखा होगा जो एक्टिव फार्मर जो किसान होते हैं ये कभी भी दोपहर शाम सुबह नहीं देखते हैं, इनको अपने काम से मतलब होता है, इनको लगता है कि हमारा बस काम जल्दी से हो जाए। और जो आलसी व्यक्ति वो क्या होता है कि सुबह थोड़ा काम किया, धूप आ गई, अब काम नहीं करेंगे, काले पड़ जाएंगे, शाम को भी जब धूप चली जाएगी तब काम करेंगे। तो जो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो दोपहर में बिल्कुल काम नहीं करते हैं, वो व्यक्ति कैसे हो जाएंगे? आपके लेजी पर्सन यानी कि आलसी व्यक्ति। तो आप कह सकते हैं
आफ्टरनून फार्मर, जो फार्मर दोपहर में काम नहीं करते हैं या काम को जल्दी बंद कर देते हैं वो कैसे होते हैं? आलसी। एग्जाम्पल देखो छोटा सा, ही लुक्स लाइक एन आफ्टरनून फार्मर, मतलब बात की गई है कि वो व्यक्ति एक बिल्कुल आलसी व्यक्ति की तरह दिखता है, पड़ा रहता है, कोई काम नहीं करता है। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं लिखा हुआ है एन आफ्टरनून फार्मर, तो इसका मतलब हो जाएगा कि बहुत ही आलसी व्यक्ति की बात की गई है। तो ये भी आप समझ गए होंगे, आपके 10 इडियम हो गए हैं और उम्मीद है कि ये 10 इडियम आपने अच्छे से एंजॉय किए होंगे। तो देखते हैं इसी के साथ नेक्स्ट और इडियम है अभी आपके। तो चलिए नेक्स्ट इडियम देखिएगा, आपके सामने आ चुके हैं इडियम, बढ़िया इडियम है, लिखा हुआ है आपके पेपर में भी आया है। ये लिखा हुआ है इन अ फिक्स। इन अ फिक्स का मतलब होता है मुसीबत में होना, कठिन परिस्थिति में होना, ठीक है, इन अ फिक्स। तो इसका मतलब हो जाएगा इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, या आप कह सकते हैं इन ट्रबलसम सिचुएशन, ठीक है। तो इसको आप बड़े आराम से याद कर लो, क्योंकि हमें तो बस याद करना है ताकि इनको रटना ना पड़े। फिक्स, जैसे कि मान लो आप कहीं पर फंस गए, बिल्कुल फिक्स पोजीशन में आ गए, अब आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो उस टाइम में जो कंडीशन होगी आपके लिए वो कैसी होगी? बहुत ही कठिन परिस्थिति हो जाएगी। आप फंस गए, आप बिल्कुल फिक्स हो गए, आप कुछ नहीं कर पा रहे। जैसे मान लो ये वॉल, दीवार है, ये बिल्कुल फिक्स हो गई है, इसको अगर हटाएंगे तो इसके लिए कठिन परिस्थिति हो जाएगी इसको हटाना। तो मतलब ये हो गया, जब आप किसी समस्या में पड़ जाए, फिक्स हो जाए, तो उस कंडीशन को कहते हैं इन अ फिक्स हो जाना, यानी कि इन डिफिकल्ट सिचुएशन। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है जॉन इज इन अ फिक्स बिकॉज ही लॉस्ट हिज वॉलेट, यानी कि लिखा हुआ है जो जॉन थे, यानी कि जो जॉन है बहुत ही कठिन परिस्थिति में है, क्योंकि he lost his wallet, इन्होंने अपना पर्स खो दिया, इनके पास रुपए नहीं है, अब ये घर कैसे जाएंगे? काफी सारी समस्याएं आ गई जॉन के सामने। तो आप कह सकते, लिखा हुआ है जॉन इज इन अ फिक्स का मतलब हो जाएगा जॉन समस्या में पड़ गए, इनका वॉलेट खो गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपके सामने लिखा है नेक्स्ट वीडियो में, मूव हेवन एंड अर्थ। तो साफ साफ समझ आ रहा है, आपने कहावत सुनी होगी, धरती आसमान एक कर देना, पूरी मेहनत करना, पूरा जोर लगा देना। तो वही इडियम लिखा हुआ है मूव हेवन एंड अर्थ। इसका मतलब हो जाएगा कि टू डू एवरीथिंग पॉसिबल एफर्ट, हर संभव प्रयास करना। आप एग्जाम में सेलेक्ट होने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, कई सारी किताबें पढ़ रहे हैं, पूरा जोर लगा रहे हैं। तो आप कह सकते हैं मूव हेवन एंड अर्थ। देखो याद कैसे करोगे, बिल्कुल इजी है। मूव का मतलब आपको पता हो गया, चलना, घूमना फिरना, आना जाना। हेवन का मतलब यहाँ पर बात की गई स्वर्ग की, अर्थ का मतलब होगी यहाँ पर बात की गई है अर्थ यानी जमीन की। धरती आसमान एक कर देना, अर्थ का मतलब हो गया धरती और हेवन का मतलब हो गया आसमान, यानी कि कुछ भी हो जाए, ठीक है। यानी कि आप पूरा भरसक प्रयास कर रहे हैं, धरती आसमान एक कर दे रहे हैं, आप उस काम को पूरा करके ही मानेंगे। चलो इसका एक छोटा सा एग्जांपल है, लिखा हुआ है I had to move heaven and earth to get a flight home at Diwali। यानी कि यहाँ पर बात की गई है कि मैंने पूरी कोशिश की थी, पूरी मेहनत की थी, किसके लिए? मूव यानी लिखा हुआ है टू गेट अ फ्लाइट, यानी कि फ्लाइट मिल जाए, भाई घर जाने के लिए, दिवाली पे घर जाने के लिए फ्लाइट मिल जाए। मैंने पूरा प्रयास किया, सभी लोगों से बातचीत की, लेकिन शायद इनको फ्लाइट नहीं मिल पाई। तो आप यहाँ पर कह सकते जो लिखा हुआ है मूव हेवन एंड अर्थ, इसका मतलब हो जाएगा फ्लाइट को पाने के लिए इन्होंने अपना पूरा प्रयास किया, ठीक है। तो ये आपके 12 इडियम क्लियर हो गए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो आपके सामने है, देखिएगा ध्यान से। चलिए लिखा हुआ है 13 नंबर इडियम मैन ऑफ लेटर। यह कभी कभी लिख सकता है मैन ऑफ लेटर्स, ठीक है, आप याद रखना। मैन ऑफ लेटर्स का मतलब होता है विद्वान व्यक्ति, बहुत ही अनुभवी व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति, विद्वान होना, उसको बोला जाता है मैन ऑफ लेटर्स। यानी आप कह सकते हैं लर्न पर्सन या स्कॉलर पर्सन भी आप कह सकते हैं। देखो याद कैसे रखना, बस हमारा तो ये एक एम है कि इडियम को रटना नहीं है, बिल्कुल एंजॉय करते करते याद कर लेना हमें,
ठीक है। तो आप याद करते रखोगे, मैन मतलब हो गया आदमी, लेटर्स मतलब बात होती है, पत्र की बात की जाती है। तो आप ऐसा कुछ माइंड इमेजिन करिए कि जो व्यक्ति, जो आदमी पत्र लिख लेता है, पत्र पढ़ लेता है, पत्र का जानकार होता है, वो व्यक्ति कैसा हो जाएगा? एक ज्ञानी व्यक्ति, एक अनुभवी व्यक्ति हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं मैन ऑफ लेटर्स, यानी कि बहुत ही, जो व्यक्ति, याद कैसे रखना, बस इतनी बात आपको याद रखना है कि ये याद, माइंड इमेजिन कैसे, मैन मतलब आदमी, जो आदमी पत्र लिखता है, पत्र पढ़ता है, पत्र का जानकार होता है, वो व्यक्ति कैसा हो जाएगा? बहुत ही विद्वान व्यक्ति हो जाएगा। ठीक है, चलो इसका एक एग्जाम्पल देखते। लिखा हुआ है He was a close confidant of the king, कह रहा जो राजा है बहुत ही विश्वसनीय है, as well as, और साथ में ही a man of letters, देखो आपके सामने लिखा हुआ है man of letters and great knowledge, यानी कि बात की गई है वो जो राजा है बहुत ही विश्वास के योग्य और साथ साथ में विद्वान भी है, यानी कि कॉन्फिडेंस से भरा हुआ है, कॉन्फिडेंस के लायक है, और विद्वान भी है, और कैसा भी है उसके पास, यानी कि ग्रेट नॉलेज भी है। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर मैन ऑफ लेटर्स का मतलब हो जाएगा कि जो आपका किंग है यहाँ पे वो कैसा हो जाएगा? विद्वान व्यक्ति हो जाएगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे अच्छे से। नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने इन आ फॉग, अब ये तो कोई समझाने वाली बात बची नहीं, साफ साफ लिखा हुआ इन आ फॉग। फॉग मतलब कोहरा है ना, ये बहुत चला है, क्या चल रहा है कहते हैं फॉग, तो आप समझ जाओगे। इन आ फॉग का मतलब होता है असमंजस में, अगर इसकी हिंदी बात करें, असमंजस में पड़ जाना, कि आप समझ ही नहीं पा रहे हैं, एक तरह से अनक्लियर हो जाना, क्लियर नहीं हो रहा है आपको। तो इन आ फॉग का मतलब हो जाएगा नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, जो समझ में ना आए, समझने में असमर्थ हो जाना, तो आप उसको कह सकते हैं इन आ फॉग। देखो याद कैसे रखोगे? इन आ फॉग, पहली बात तो आप लोग बहुत इंटेलिजेंट, बहुत होशियार हैं, आप समझ गए होंगे। इन आ फॉग का मतलब हो जाएगा असमंजस में, यानी फॉग का मतलब क्या हो गया? कोहरा। एक बात आपको और बताएं, कभी कभी सीडीएम में फॉग की जगह लिखकर एक वर्ड और आ जाता है हैजी, इसका मतलब भी होता है धुंधला होना। इना फॉग या इना हेजी मतलब क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर मीनिंग वही होगा असमंजस में। तो सीधी सी बात है कि यानी कि अगर कोई व्यक्ति कोहरे में है, जैसे आप मान लीजिए कि फॉग में ड्राइविंग कर रहे हैं, तो आपको ज्यादा अगर फॉग होगा तो आपको 2-4 किलोमीटर का आज अच्छे से क्लियर नहीं दिखेगा, आप आइडिया नहीं लगा पाएंगे कि सामने से कोई व्हीकल आ रहा है, कोई गाड़ी आ रही कि नहीं आ रही है ना। तो आप समझ लेना कि फॉग में जब कोहरा होता है तो बड़ा ही असमंजस होता है कि सामने से गाड़ी आ रही है कि गाड़ी नहीं आ रही है। तो आप यहाँ पर याद कर लेंगे इना फॉग का मतलब यानी कोहरे में हमें कुछ भी क्लियर नहीं दिखता, यानी कि असमंजस में पड़ जाए। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है आफ्टर द एक्सीडेंट, यानी कि एक्सीडेंट के बाद, ही वेंट अबाउट इन अ फॉग, यानी कि एक्सीडेंट के बाद वो व्यक्ति जो था बहुत ही असमंजस में पड़ गया, असमंजस में चला गया। इवन दो यद्यपि ही हैड नॉट बीन इंजर्ड, कह रहा है उसे कोई घाव नहीं है, कोई चोट नहीं है, बिल्कुल ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी बेचारा असमंजस में पड़ गया। ये क्या करें, किसको बुलाएं? तो आप कह सकते हैं यहाँ पर ही इज इन अ फॉग, यानी कि वो असमंजस में पड़ गया। चलिए, ये आपके 14 इडियम क्लियर हो गए होंगे। तो नेक्स्ट इडियम देखते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट इडियम के लिए बिल्कुल तैयार है आप? चलिए देखिएगा, तो फिर नेक्स्ट इडियम आपके सामने आ गए हैं, देखिएगा सभी लोग। पहला इडियम लिखा हुआ है लैम एक्सक्यूज, बहानेबाजी। ठीक है, समझ गए आप? लैम एक्सक्यूज का मतलब होता है कि बहाना बनाना। अब बहाने दो तरीके के होते हैं, एक बहाना जिससे कोई व्यक्ति संतुष्ट हो जाए, उसको लगे कि बात सही कह रहा है। दूसरा बहाना जिसमें लगे कि हाँ बिल्कुल आप ड्रामेबाजी दिखा रहे हैं, तो ये कैसा है? दूसरे टाइप का। लैम एक्सक्यूज का मतलब आप हिंदी इसकी कह सकते हैं, ध्यान से सुनना, असंतोषजनक बहाना करना। ऐसा बहाना जिसमें साफ साफ दिखे कि आपका उसमें मतलब जो आप बात बता रहे हैं वो बात बिल्कुल झूठ है, आप बिल्कुल ड्रामा कर रहे हैं।
लैम एक्सक्यूज का मतलब होता है बेकार का बहाना बनाना जिससे सामने वाला बिल्कुल खुश नहीं, तो आप कह सकते हैं फॉल्स एक्सक्यूज। जैसे आपने देखा होगा स्कूल वगैरह में, जैसे आप कभी जाओ तो टीचर ने पूछा कि कल क्यों नहीं आए थे, तो घिसा पिटा एग्जाम्पल, सर फीवर था, सर चोट लग गई थी, सर लेट हो गए थे, तो भाई टीचर समझ जाता है कि आप क्या कर रहे हैं, आप लैम एक्सक्यूज कर रहे हैं उसको, यानी कि असंतोषजनक बहाना दे रहे हैं। ठीक है, तो आप अगर इसको याद करें, पहली बात तो आप समझ गए होंगे एक्सक्यूज का मतलब ही होता है कि मतलब कोई बहाना टाइप में दिखाना एक तरह से, है ना, तो एक्सक्यूज आप कहते हैं। लेम का मतलब आपको पता, लेम मतलब क्या होता है, लेम का मतलब होता है मैमना। आप मैमना जानते होंगे ना, और जब मैमना बोलता है, मैमे करता है, तो उसका मतलब ये क्या होता है कि ये एक तरह से आपका असंतोषजनक बहाना कर रहा है। मैमना कोई उसको काम थोड़ी ना है, मैमना बोले कि हम लेट हो गए, यानी कि काम कर रहे जिस वजह से लेट हो गए, तो मैमना मैमे कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि एक तरह से असंतोषजनक बहाना दे रहे हैं आप उसको। ठीक है, तो पहली बात तो आप एक्सक्यूज का मतलब ये होता है बहाने देना, तो इसका मतलब आप याद कर लेंगे फॉल्स एक्सक्यूज। बाकी चीजें आप स्पीक करिए, आप बोलिए, जैसे आपके सामने कोई कह रहा है तो आप कह दीजिए ये तो बिल्कुल लैम एक्सक्यूज है, बिल्कुल बेकार का बहाना है आपका। चलिए इसी का एग्जांपल देखते हैं। फिर एग्जांपल है, they gave a lame excuse for not finding one and now nothing will be done for 2 years। मतलब लिखा हुआ है कि उन्होंने gave a lame excuse, एक बहुत ही एक तरह से असंतोषजनक बहाना दिया है, for not finding one, यानी कि कुछ भी फाइंड नहीं कर पाए, and now nothing will be done for 2 years, करा और अब 2 साल में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो मतलब क्या हो गया, बहानेबाजी कर रहे हैं और कुछ नहीं है, केवल उन्होंने इस बात को लेकर के कि 2 साल में कुछ नहीं किया, ना कर पाएंगे, केवल बहानेबाजी कर रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है आप इस वीडियो को अच्छे से समझ गए होंगे। इसको थोड़ा सा आप एक तरह से स्पीकिंग में ज्यादा यूज करें। नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने ब्रिंग टू लाइट, कितना बढ़िया इडियम हो गया ब्रिंग टू लाइट, मतलब हो गया रहस्य खोलना, उजागर कर देना, किसी का पर्दाफाश कर देना, है ना, तो आप समझ सकते हैं ब्रिंग टू लाइट, डिस्क्लोज और रिवील। ठीक है, ये हो जाएगा। अब याद क्या करना, उसमें तो साफ साफ लिखा है, ब्रिंग मतलब लाना, लाइट मतलब प्रकाश में। जैसे मान लीजिए कोई चीज डार्कनेस में है, आप उसको डार्कनेस से लाइट में लाएंगे तो साफ साफ पता चल जाएगा वो क्या चीज, उसमें क्या लिखा हुआ है, उसकी क्या है। तो मतलब सीधी बात हो गई, जब आप किसी चीज को लाइट में लेकर आएंगे तो उसका आप पर्दाफाश कर देंगे, पूरा रहस्य खोल देंगे, उसको आप उजागर कर देंगे। तो इजीली आप याद कर लो, ब्रिंग टू लाइट, लाइट में लाना, इसका मतलब हो जाएगा उजागर करना, ब्रिंग टू लाइट, लाइट में लाना। चलो एग्जाम्पल भी देख लेते। एग्जाम्पल है These facts, यानी कि ये जो फैक्ट्स हैं will bring to light, ये जो फैक्ट्स हैं ये कह रहा है उजागर कर देंगे, some of the things, कुछ चीजों को बिल्कुल उजागर कर देंगे, उनका रहस्य खोल देंगे, that most people don't want to believe, यानी कि जो ज्यादातर लोग हैं जो भरोसा नहीं करना चाहते हैं किसी चीज पर, कि यानी कि जब ये फैक्ट आएगा तो जो लोग भरोसा नहीं करना चाहते, बिलीव नहीं करना चाहते हैं, उनको एक तरह से पर्दाफाश हो जाएगा, वो इस बात को समझ जाएंगे। तो यहाँ पर आप समझो ब्रिंग टू लाइट का मतलब क्या हो जाएगा, किसी का पर्दाफाश करना, किसी का रहस्य खोलना। चलिए आप ये दोनों इडियम यानी कि 15-16 तक आप अच्छे से समझ गए होंगे। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने है, देखिएगा सभी लोग ध्यान से। हाँ, तो बढ़िया इडियम आ गया आपके सामने, 17 नंबर है थॉर्न। यहाँ पर आप कह सकते हैं थॉर्न, THORN। ठीक है, बाय मिस्टेक थोड़ा सा हो गया था, तो आप कह सकते हैं थॉर्न, THORN। थॉर्न इन द फ्लैश का मतलब होता है किसी काम में लगातार रुकावट आना, लगातार बाधाएं आना। आप कोई काम कर रहे हैं, उस काम में एक के बाद एक कोई ना कोई रुकावट आ रही है, कोई ना कोई बाधा आ रही है, तो आप कह सकते हैं अ थॉर्न इन द फ्लैश। ठीक है, याद कैसे रखना, देखो ध्यान से। थॉर्न का मतलब क्या होता है, यहाँ पर थॉर्न का मतलब होता है कांटा, नुकीले कांटा, आप जानते होंगे। और बात की जाए फ्लैश की, तो फ्लैश का मतलब आपको पता होता है मांस या जो हमारी स्किन होती है, आप वो कह सकते हैं। थॉर्न कांटा,
और फ्लैश मास यानी कि हमारी स्किन होगी। जैसे आप कभी यानी कि फ्लावर यानी कि फूल तोड़ने जाएं, आप मान लीजिए रोजेस यानी गुलाब तोड़ने गए, आपने गुलाब तोड़ा, तो कहीं ना कहीं जब आप उस फ्लावर को फूल को तोड़ेंगे तो आपकी स्किन में लगातार छोटा मोटा कांटा चुभेगा ना। तो उसको आप कह सकते हैं जैसे जैसे आप गुलाब तोड़ेंगे, जितनी बार आप तोड़ेंगे उतनी बार आपको बाधा आएगी। बाधा क्या आएगी? आपकी स्किन में कांटा चुभेगा। तो जितनी बार आप फ्लावर को तोड़ेंगे उतनी बार कांटा चुभेगा, मतलब क्या हो गया? लगातार रुकावट आना, लगातार बाधाएं आना। इसका इंग्लिश मीनिंग आपके सामने लिखा हुआ है, A constant और persistent cause of annoyance और trouble, यानी कि लगातार समस्याएं आना, लगातार किसी काम में मुसीबत आना। याद कैसे रखना है? बस आप याद रखना कि फूल तोड़ने गए, जितनी बार फूल को तोड़ा, फ्लावर को तोड़ा, गुलाब को तोड़ा, उतनी बार स्किन में कांटे चुभे, यानी लगातार तोड़ रहे हैं, लगातार आपको रुकावट या बाधाएं आ रही है। नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने लिखा हुआ है, काफी बार एग्जाम में आ चुका है, एन एसिड टेस्ट। इसका मतलब होता है बहुत ही कठिन परीक्षण। एसिड टेस्ट का मतलब होता है कि बहुत ही कठिन परीक्षण होना, यानी कि आप कह सकते हैं अ क्रिटिकल टेस्ट। एसिड आप सभी लोग जानते होंगे, टेस्ट आपको पता ही है। जैसे आप सभी लोगों ने एकेडमिक क्लास में या आप लोगों ने आगे भी टेस्ट किए होंगे। एसिड टेस्ट का मतलब लेबोरेटरी में आपने देखा होगा कि केमिस्ट्री के टेस्ट वगैरह कराए जाते हैं, है ना। तो लेबोरेटरी में जो टेस्ट होते हैं, आपने देखा होगा कि जो टेस्ट किए जाते हैं वो टेस्ट को कितनी सावधानी से करते हैं, कितने खतरनाक होते हैं। जरा सा भी एसिड स्किन पर पड़ गया, स्किन जल जाएगी और भी समस्याएं हो जाए। एसिड टेस्ट का ही नतीजा है जो आज ये आप देख रहे बीमारी चल रही है ना। तो कहीं ना कहीं एसिड टेस्ट का मतलब होता है बहुत ही कठिन परीक्षण जो बहुत सावधानी से होता है। तो आप कह सकते हैं एन एसिड टेस्ट, यानी एसिड को जब हम टेस्ट करते हैं, जब हम कोई परीक्षण करते हैं तो उसको बोला जाता है ए क्रिटिकल टेस्ट, आप कह सकते हैं। चलो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल है द प्रोडक्ट लुक ग्रेट। कह रहा है जो प्रोडक्ट है, यहाँ पर आप कर सकते हैं लुक्स हो जाएगा, द प्रोडक्ट लुक्स great but will people buy it? That's the acid test। मतलब बात ये की जो प्रोडक्ट है ये दिखने में बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या लोग इसे खरीदेंगे? ये क्या है कि मान लीजिए मार्केट में कोई नया मोबाइल आया, नए फीचर्स हैं, उसमें सारी चीजें अच्छी हैं, लेकिन अब क्या होता है यहाँ पर ये देखना होता है कि ये प्रोडक्ट मार्केट में जो लोग उसको खरीदेंगे, पसंद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये कैसा हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा एक एसिड टेस्ट। चीजों को समझना ये बहुत ही कठिन परीक्षण होता है। क्या पता मार्केट में प्रोडक्ट आपका चल जाए, अच्छा हो जाए, प्रोडक्ट आपका ना चले, आप घाटे में चले जाए, तो आप उसको कह सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही बड़े ही एंजॉय के साथ साथ बिल्कुल हंसते मुस्कुराते बस आप पढ़ते जाओ, एंजॉय में पढ़ना है बिल्कुल साथ साथ। ठीक है, चलिए इसी के साथ दो वीडियो में आपके और हैं, देखिएगा, आप समझ गए होंगे अच्छे से। तो नेक्स्ट आपके लिए दो वीडियोस और हैं, बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा, आपके सामने आ चुके हैं। पहला वीडियो काफी अच्छा और इंटरेस्टिंग, बहुत बढ़िया वीडियो लिखा आपके सामने, ध्यान से आप लोग देखें, बिल्कुल बस एंजॉय करते रहिए। बिल्कुल आप लिखा है ग्रिस्ट टू वंस मील। इसका मतलब ये होता है कि कोई चीज जो फायदेमंद हो, हिंदी ध्यान से सुनना, कोई चीज जो फायदेमंद हो। ठीक है, ये इसका हिंदी मीनिंग हो गया। इंग्लिश मीनिंग आपके सामने लिखा हुआ है समथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू एडवांटेज, यानी कि जो चीज आपके लिए लाभदायक या एडवांटेजेस हो सकती है। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, लिखा हुआ है ग्रिस्ट टू वंस मील। अच्छा, बात अगर की जाए, ग्रिस्ट का मतलब होता है कि अनाज की बात की जाती है। ग्रिस्ट का मतलब होता है कोई अनाज, आप समझ लीजिए जैसे कि यहाँ पर आप कॉर्न अनाज कह सकते हैं, गेहूं। ठीक है, मील आप सभी लोग मील जानते होंगे, मील जो स्टोर किया जाता है, आटा वाटा बनता है वहां पे ना, मील आप सब लोग अच्छे से जानते हैं। अब यहाँ पर ये बात होगी, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की मील है और उसके पास गेहूं भी है, तो उसके लिए फायदे की बात क्या होगी? वो उस मील में गेहूं से आटा बनाएगा, आटे को मार्केट में बेचेगा, तो उसको बहुत फायदा होगा। एडवांटेज हुआ कि नहीं हुआ भाई? जिसकी मील है उसी का ग्रिस्ट है, उसी का अनाज है,
तो उसी अनाज को वो पीसेगा, आटा बनाएगा, मार्केट में बेचेगा, तो उसको फायदा, उसी चीज से फायदा हुआ कि नहीं हुआ। अगर यहाँ पर ऐसा हुआ कि मील किसी और की है और ग्रेस यानी कि अनाज किसी और का है, तो उसको फायदा नहीं होगा, घाटा हो सकता है, क्योंकि अनाज दूसरे का है, मील दूसरे की, फायदा दोनों को ज्यादा नहीं होगा। लेकिन जब जिसका अनाज होगा उसी की मील होगी, तो अनाज को पीसेगा, मार्केट में बेचेगा, पूरा फायदा उसी व्यक्ति को मिलेगा। यानी कि आप कह सकते हैं ग्रीस टू वंस मील, जिसका मील उसी का अनाज, तो फायदा तो उसको होगा ही होगा। ठीक है, एग्जाम्पल आपके सामने है, लिखा हुआ है, It's all grist to the meal when it comes to getting a job। मतलब बात की गई है सारे फायदे कह रहा है यहाँ पर मिलेंगे जब कह रहा है हमारी जॉब लग जाएगी, तब कह रहा हम सारे फायदे लेंगे, सारा लाभ लेंगे, यानी कि बहुत सा फायदा इसको होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे ग्रिस्ट टू द मील का मतलब हो जाएगा, बात की गई इट्स ऑल ग्रिस्ट टू द मील व्हेन इट कम्स टू गेटिंग अ जॉब। जॉब मिल जाएगी तो सीधी सी बात है, जॉब मिलेगी, आपको सैलरी मिलेगी, आपको फायदा होगा, आप बिजनेस करेंगे। चलिए नेक्स्ट इडियम है इन ब्लैक एंड व्हाइट। इन ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होता है लिखित रूप में कोई चीज देना, वर्बल या ओरल नहीं, लिखित रूप में कोई डॉक्यूमेंट वगैरह लिखित देना, तो आप कह सकते हैं रिटिन फॉर्म इन ब्लैक एंड व्हाइट। अच्छा याद कैसे करोगे, ब्लैक मतलब काला, व्हाइट मतलब आपको पता है सफेद कह लो, गोरा कह लो, जो भी आपको सही लगे बस याद होना चाहिए। तो यहाँ पर करिया गोरे की बात है, ब्लैक एंड व्हाइट। अच्छा आप ये देखिए आपके सामने ये जो व्हाइट बोर्ड है ना, देखो आप जानते हैं व्हाइट बोर्ड है, और इस व्हाइट बोर्ड पर देखो ब्लैक मार्कर से क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं। तो व्हाइट बोर्ड पर ब्लैक मार्कर से टीचर क्या करता है, लिखता है। अरे गॉट इट, समझ लेना आप यहाँ पे। तो यानी कि आप याद कर लेना, ब्लैक मार्कर से व्हाइट बोर्ड पर टीचर क्या करता है, लिखता है, आप समझ जाएंगे। एग्जाम्पल लिखा आपके सामने, Thanks so much for the verbal offer, but I also need to receive it in black and white। मतलब बात की गई आपको कि धन्यवाद दे रहा है कि फॉर द वर्बल ऑफर किया, आपने जो वर्बल ऑफर किया इसके लिए धन्यवाद, बट लेकिन कह रहा है मैं हमेशा ही आवश्यकता होती है रिसीव करने की कि इट्स इन ब्लैक एंड व्हाइट, यानी कि हमेशा आवश्यकता होती है लिखित रूप में जो आपने दिया है वो उसके लिए धन्यवाद, लेकिन हमें जरूरत किसकी पड़ती है, इन ब्लैक एंड व्हाइट। यानी कि आप यानी कह रहे हैं यहाँ पे कि जो आपने ओरल दिया है, जो वर्बल किया है, जो मौखिक आपने ऑफर दिया है वो बात तो सही है, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, हमें जरूरत किसकी पड़ती है, जरूरत पड़ती है इनको कोई भी चीज चाहिए लिखित रूप में। तो आज के आपके ये 20 इडियम्स हो गए होंगे, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अब आप इनको एक बार और देख लीजिएगा तो आपको ये रटने बिल्कुल नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आज की आपकी इडियम ये बिल्कुल अच्छे से आपने एंजॉय किए होंगे, आप समझ गए होंगे, और इसी के साथ आज की क्लास आपकी यहीं तक होगी। नेक्स्ट क्लास में 20 इडियम्स के साथ आप सभी लोगों से फिर डिस्कस करेंगे। तब तक आप सभी लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए, हंसते मुस्कुराते एंजॉय करिए। टाटा बाय बाय, मिलते हैं आपसे।